3C, 5E और CRA, इनके उपयोग से देखते हैं कि समूह में कैसे सीखें। सबसे पहले हमें समूह बनाने होंगे। यदि आपके पास कक्षा में 20-25 छात्र हैं, तो 5-6 समूह बनाना बेहतर है। समूह प्रबंधन आसान हो जाता है। एक समूह में कितने बच्चे, 5-6 छात्र प्रबंधन के लिए आदर्श होंगे। समूहों का निर्माण कैसे करें? एक समूह में लड़के और लड़कियां होनी चाहिए और उनके सीखने का स्तर अलग होना चाहिए। इससे साथियों से सीखना बढ़ जाता है। तो समूहों में जब हम शुरू करते हैं, समूह बनाने के बाद हर समूह का एक नाम होना चाहिए, जिससे समूह की पहचान करना आसान हो जाता है। और उसके बाद हम एक समूह चार्ट बनाते हैं। ग्रुप चार्ट में कई डिटेल्स हैं। उसमें हम छात्रों के नाम और उनके स्कोर्स लिखते हैं। प्रत्येक समूह को कितने मार्क्स मिले वह लिखते हैं। इससे छात्रों को प्रोत्साहित करना आसान होता है। हम यहाँ क्या करते हैं? यदि किसी समूह में 5 छात्र हैं, तो हम उन्हें एक कोड देते हैं। हर बच्चे को कोड मिलता है, जैसे ABCDE या AEIOU या क ख ग घ। जब हम एक कोड देते हैं, तो प्रत्येक समूह में एक क होता है, एक ग आदि। ऐसे सभी को सीखने का अवसर देना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब सुविधाकर्ता कहता है कि सभी ए खड़े हो, तो सभी ए उठेंगे। प्रत्येक बच्चे को नाम से संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। समूह में सीखने में कभी-कभी हमें बहुस्तरीय स्थिति भी मिलती है। यहाँ विभिन्न श्रेणी के छात्र भी एक साथ आते हैं। कभी-कभी बहुस्तरीय यानी अलग-अलग स्तरों के छात्र भी होंगे। हमें इन बातों को ध्यान में रख के सीखने की सुविधा देनी होगी। हर समूह का एक नाम होगा और हर समूह में एक लड़का और लड़की लीडर होंगे और नेतृत्व को समय समय पर बदलना पड़ता है। ऐसा करने से हर बच्चे को लीडर होने का मौका मिलेगा। तो अब हम समूहों का प्रबंधन कैसे करते हैं? प्रारंभ में सूत्रधार उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सदस्य भी प्रबंधन कर सकते हैं। लीडर भी प्रबंधन कर सकते हैं। एक समूह दूसरे समूह का प्रबंधन कर सकता है। जब आप ऐसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, तो अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकेंगे और बच्चे भी विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यदि हम इसे एक दिनचर्या के रूप में प्रबंधित करते हैं, तो बच्चे रुचि खो देते हैं। चूंकि हमने कई दृष्टिकोणों का उपयोग किया है, इसलिए वे सीखने के लिए रुचि बनाए रखेंगे। ये समूहों के प्रबंधन के विभिन्न तरीके हैं। आइए हम समूह में सीखने के लाभों को देखें। यहाँ हर बच्चे को स्वयं सीखने और साथियों से सीखने का मौका मिलता है। हर बच्चे को एक नेता बनने का मौका मिलेगा। बच्चों को एकाग्रता खोने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सूत्रधार कब उनका नाम बताएगा और कब उन्हें उत्तर देना होगा, ये पता नहीं रहता। इसलिए उन्हें हमेशा सचेत रहने की जरूरत रहेगी। तो इन समूह गतिविधियों की वजह से बच्चे क्रीडाशील बनेंगे। बच्चे अपने साथियों और दोस्तों के साथ खेल के माध्यम से सीखते हैं। इससे बच्चे सीखते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक जगह पर रहने और शिक्षकों से एक व्याख्यान सुनने की जरूरत नहीं है और ये उबाऊ प्रक्रिया नहीं है। वे अपने साथियों से बात कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और अवधारणा सीख सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, उज्जवल छात्र या उत्साही छात्र पहले जवाब देते हैं। कुछ शर्मीले छात्रों को जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन समूह शिक्षण में चूंकि उल्लिखित किए छात्रों को उत्तर देना होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को उत्तर देने का मौका मिलता है। यह समूह में सीखने का एक महत्वपूर्ण लाभ है। आइए देखें कि 5E मॉडल का उपयोग करके हम समूह शिक्षण को कैसे लागू कर सकते हैं। संलग्न के पहले चरण में हम क्या करते हैं? कहानी और गीतों के माध्यम से हम बच्चों से वृत्त बनवाते हैं, इसे वृत्त समय कहते हैं, और उनसे गतिविधियां करवाते हैं। अन्वेषण चरण में हम विभिन्न तरीकों से बच्चों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले सुविधाकर्ता शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके बच्चों को एक प्रदर्शन देते हैं। उसे समूह के सदस्य देखते हैं
सूत्रधार कोई एक बच्चे से संपर्क करके उसे बताने के लिए कहेंगे कि उन्होंने क्या प्रदर्शन किया। यह व्याख्या चरण है। अन्वेषण चरण का दूसरा प्रकार प्रत्येक समूह से होता है, जो नेता या सदस्य स्वेच्छा से पूरी कक्षा को प्रदर्शित करेगा और शिक्षण उपकरणों से अवधारणा को सिखाते हैं। और फिर सूत्रधार एक छात्र को यह समझाने के लिए कहेंगे। तीसरे चरण में व्याख्या में सुविधाकर्ता ने प्रत्येक सदस्य को एक जिम्मेदारी दी होगी जिसे उन्हें करना होगा। जैसे ए, आप एक समस्या दो, बी, आप ऐसा करो, सी, देखो बी क्या करता है, डी उत्तर देता है, ई उसे समझाता है और एफ एक बैंक होगा। ऐसी अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। सभी समूह के सदस्यों को इसे करना होगा। हमने इसे अलग अलग तरीकों से खोजा होगा। इसी प्रकार व्याख्या चरण में सूत्रधार किसी सदस्य को यह बताने के लिए कहेगा और बाकी के सदस्यों को बताना होगा कि क्या हुआ है। ये अन्वेषण और स्पष्टीकरण के चरण एक साथ चलते हैं। हमें अन्वेषण के बाद समझाना होगा, इसलिए वे जो भी खोज करेंगे उसे समझाया जाएगा। सूत्रधार क्या देखेंगे? उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चों को अवधारणा समझ आई है या नहीं। इस विस्तृत चरण में हम क्या करते हैं? हम विभिन्न समूहों को अलग अलग उपकरण देते हैं, इसलिए प्रत्येक समूह अलग अलग शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके एक ही अवधारणा सीख सकते हैं। यहाँ एक और अवलोकन है, बहुत सारी क्रॉस लर्निंग होती है। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए समूह में सीखने के दौरान वे सीखने के विभिन्न तरीकों को भी सीखते हैं। वह शैली या तरीका है जो उनके समूह के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, वे चर्चा करते हैं और सीखते हैं। यह समूह गतिविधि प्रत्येक बच्चे को गणित की सीख देती है और इन समूह गतिविधियों का सभी बच्चों को लाभ होता है। एक अवधारणा के लिए विभिन्न समूहों में विभिन्न शिक्षण उपकरण हो सकते हैं। एक समूह में बेस 10 ब्लॉक हो सकते हैं, एक समूह के पास पैसा हो सकता है, दूसरे में एबैकस हो सकता है। इसलिए बच्चों में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने का उत्साह हो सकता है। मैं इस TLM से जल्दी ये समस्या कैसे हल कर सकता हूँ और दूसरा ले सकता हूँ, ये उनका उद्देश्य होता है और इसी उत्साह में वे जल्दी से सीखते हैं। समूह शिक्षण में जो पारंपरिक शिक्षा से अलग है, हम बहुत सारी ऊर्जा और खुशी देख सकते हैं और सीखना बहुत अच्छी तरह से होता है। क्योंकि हर बच्चे ने इसे अच्छी तरह से सीखा है, इसलिए यह स्थायी रूप से उनके साथ रहेगा और अवधारणाएं स्पष्ट रूप से समझेंगी। इस पद्धति में स्कूल में शोर होने की संभावना है, बहुत शोर और आवाज, क्योंकि बच्चों में ऊर्जा होती है, इसलिए वे शोर करेंगे, वे साथियों से बात करेंगे। हमें लगता है कि बहुत शोर है, लेकिन खुशी से सीखने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसे सकारात्मक शोर कहते हैं। शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है, इसलिए हमें इसे शोर नहीं समझना चाहिए। सुविधाकर्ता को खुश होना चाहिए कि जो उन्होंने निर्धारित किया है वही वो कक्षा में प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमें समूह में सीखने के दौरान अनुशासन और चुप्पी की जरूरत है, तो सुविधाकर्ता कुछ नियमों को लागू कर सकते हैं। यदि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये शुरू में ही उन्हें बताया जाता है, तो शोर एक समस्या नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर शोर होता है, तो सुविधाकर्ताओं को इसे सकारात्मक शोर समझना चाहिए कि शिक्षा हो रही है। सुविधाकर्ताओं को यह देखना चाहिए कि बच्चे विषय के बारे में ही बात कर रहे हैं, और अगर वे कुछ और बोल रहे हैं तो अनुशासन की जरूरत है। अगर वे अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अच्छा है। कभी कभी किट में उपलब्ध उपकरण सभी समूहों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? एक समाधान, एक समूह को पैसे दें, दूसरे को एबैकस दें और किसी और को बेस 10 ब्लॉक्स दें। फिर सभी समूहों को पर्याप्त उपकरण मिलेंगे। बहुत सारे खेल के पैसे हैं, इसलिए इसे सभी समूहों को दिया जा सकता है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो हम स्थानीय वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, या TLM हम खुद भी बना सकते हैं। वे अपनी पुस्तकों या कार्डबोर्ड कवर के साथ TLM बना सकते हैं, मतलब वो सबके लिए पर्याप्त होगा। गणित किट सामाजिक कल्याण के लिए बनाई है, तो इसका कोई सर्वाधिकार नहीं है।
चूंकि यह रचनात्मक है, कोई भी शिक्षक इसे अपने दम पर कर सकता है और इसे दोहरा सकता है और वे अपनी खुद की जरूरत की टीएलएम बना सकते हैं। यदि हमारे पास विभिन्न कक्षा के बच्चे हैं, मतलब एक साथ कक्षा चौथी और पांचवी के, हमें क्या करना है कि हमें विषयों को फिर से विभाजित करना होगा। एक अवधि में एक अवधारणा सुनिश्चित करना होगा। यदि कक्षा 3 के बच्चे योग कर रहे हैं, तो कक्षा 4 के बच्चे भी योग करें, तो वे इसे एक साथ कर सकते हैं।